हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्टिव लर्निंग स्ट्रेटेजीज़ के पार्ट 2 के बारे में। तो पार्ट 2 में हम 4 एक्टिव लर्निंग स्ट्रेटेजीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे जनरलिंग के बारे में, सेकंड डिबेट, उसके बाद में गेमिंग और लास्ट में हम डील करेंगे इंटर प्रोफेशनल एजुकेशन के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हम फर्स्टली डील करते हैं जनरलिंग के बारे में और देखते हैं कि जनरलिंग है वो क्या होती है। Journaling is an active learning strategy in which students write reflection about their learning experiences, thoughts and feelings। तो जर्नलिंग एक एक्टिव लर्निंग स्ट्रेटेजी होती है जिसमें स्टूडेंट्स अपने लर्निंग एक्सपीरियंसेज, अपने थॉट्स और अपनी फीलिंग्स को लिखते हैं। डेफिनेशन के बाद में अब हम डिस्कस करते हैं जर्नलिंग के फीचर्स के बारे में। द स्टूडेंट्स राइट रेगुलरली अबाउट लर्निंग एक्सपीरियंसेज। जर्नलिंग में जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अपने एक्सपीरियंसेज को रेगुलरली लिखते हैं। इट एनकरेज रिफ्लेक्शन एंड सेल्फ एनालिसिस। जनरलिंग से जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका सेल्फ रिफ्लेक्शन और सेल्फ एनालिसिस स्किल्स है वो इम्प्रूव होती है। इट इज़ फोकसेज ऑन पर्सनल लर्निंग ग्रोथ। जनरलिंग का मेन फोकस स्टूडेंट की पर्सनल लर्निंग ग्रोथ पर होता है। टीचर रिव्यू जनरल्स पीरियोडिकली। स्टूडेंट के द्वारा लिखे हुए जनरल्स या फिर स्टूडेंट के द्वारा लिखे हुए जो एक्सपीरियंसेज होते हैं उसे टीचर है वो टाइम टू टाइम चेक करता रहता है। इट प्रमोट सेल्फ अवेयरनेस। जनरलिंग से स्टूडेंट्स में सेल्फ अवेयरनेस है वो डेवलप होती है। फीचर्स के बाद में अब हम डिस्कस करते हैं जनरलिंग के एडवांटेजेस यानी उनके फ़ायदों के बारे में। इट इम्प्रूव्स रिफ्लेक्टिव थिंकिंग। जनरलिंग से जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी रिफ्लेक्टिव थिंकिंग है वो इम्प्रूव होती है। इट इन्हेंसेज सेल्फ अवेयरनेस। जनरलिंग से जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अपने प्रति जागरूक बनते हैं और स्टूडेंट्स से वो अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को भी पहचानते हैं। इट एनकरेज डीप लर्निंग। जनरलिंग से स्टूडेंट्स में डीप लर्निंग है वो प्रमोट होती है। इट हेल्प टू आइडेंटिफाई द लर्निंग गैप्स। जनरलिंग से जो स्टूडेंट्स के लर्निंग गैप्स है वो आइडेंटिफाई होते हैं। इट डेवलप्स राइटिंग स्किल्स। जनरलिंग में क्या होता है, स्टूडेंट्स अपने एक्सपीरियंसेज को लिखता है तो उससे जो स्टूडेंट है उसकी राइटिंग स्किल्स है वो भी डेवलप होती है। एडवांटेजेस के बाद में अब हम डिस्कस करते हैं जनरलिंग के डिसएडवांटेजेस के बारे में। इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग फॉर स्टूडेंट्स एंड टीचर्स। ये मेथड स्टूडेंट्स और टीचर दोनों के लिए बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम करता है। द स्टूडेंट्स में नोट राइट होनेस्टली। जनरलिंग में क्या है कि जो स्टूडेंट्स है वो हमेशा ईमानदारी से नहीं लिखते हैं। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इवालुएट ऑब्जेक्टिवली। जनरलिंग में स्टूडेंट्स का जो इवाल्युएशन किया जाता है टीचर के द्वारा वो मुश्किल होता है। इट रिक्वायर्स मोटिवेशन फ्रॉम स्टूडेंट्स। जनरलिंग को परफॉर्म करने के लिए टीचर है उसे स्टूडेंट्स को मोटिवेट करना बहुत ज़रूरी होता है। इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर ऑल लर्नर्स। जनरलिंग है वो सभी स्टूडेंट्स के लिए सूटेबल नहीं होती है। जनरलिंग के बाद में अब हम डिस्कस करते हैं सेकंड एक्टिव लर्निंग स्ट्रेटेजी डिबेट के बारे में। डिबेट इज एन एक्टिव लर्निंग स्ट्रेटेजी इन विच स्टूडेंट्स प्रेजेंट आर्ग्यूमेंट फॉर और अगेंस्ट ए टॉपिक इन ए स्ट्रक्चर्ड मैनर। तो डिबेट एक एक्टिव लर्निंग स्ट्रेटेजी होती है जिसमें जो स्टूडेंट्स होते हैं वो किसी टॉपिक के फेवर या अगेंस्ट में आर्ग्यूमेंट्स करते हैं। डेफिनेशन के बाद में अब हम डिस्कस करते हैं डिबेट्स के फीचर्स के बारे में। द स्टूडेंट्स आर डिवाइडेड इनटू अपोजिंग ग्रुप्स। डिबेट में जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके 2 या 3 ग्रुप्स है वो अपोजिट में बना दिए जाते हैं जो कि आपस में आर्ग्यूमेंट करते हैं। ईच ग्रुप प्रेजेंट आर्ग्यूमेंट्स। डिबेट में क्या होता है कि जो भी ग्रुप होते हैं स्टूडेंट्स के वो सभी ग्रुप अपने अपने आर्ग्यूमेंट्स है वो प्रेजेंट करते हैं। इट एनकरेज लॉजिकल थिंकिंग। डिबेट से क्या होता है, जो स्टूडेंट्स की लॉजिकल थिंकिंग है वो इम्प्रूव होती है। द टीचर मॉडरेट्स द डिबेट। इस मेथड में जो टीचर होता है वो डिबेट को कंट्रोल करता है। इट फोकसेज ऑन रीजनिंग एंड एविडेंस। डिबेट का फोकस स्टूडेंट्स की रीजनिंग और एविडेंस बेस्ड थिंकिंग पर होता है। फीचर्स के बाद में अब हम डिस्कस करते हैं डिबेट के एडवांटेजेस यानी फ़ायदे के बारे में। द डिबेट इम्प्रूव कम्युनिकेशन स्किल्स। डिबेट में क्या होता है, जो स्टूडेंट्स होते हैं वो एक टॉपिक पर आर्ग्यूमेंट करते हैं जिससे उनकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो इम्प्रूव होती है। इट इन्हेंसेज क्रिटिकल एंड एनालिटिकल थिंकिंग। तो डिबेट में क्या होता है, स्टूडेंट के अलग अलग ग्रुप होते हैं और वो एक टॉपिक पर आर्ग्यूमेंट करते हैं और हर ग्रुप अपने अपने पॉइंट्स प्रेजेंट करता है जिससे जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी क्रिटिकल थिंकिंग और एनालिटिकल थिंकिंग है वो इम्प्रूव होती है। इट बिल्ड कॉन्फिडेंस एंड पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स। डिबेट में पार्टिसिपेट करने से जो स्टूडेंट होता है उसका कॉन्फिडेंस लेवल इंप्रूव होता है और पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स है वो भी इंप्रूव होती है। इट एनकरेज एक्टिव पार्टिसिपेशन। डिबेट में जो स्टूडेंट्स हैं वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। इट डेवलप डिसीजन मेकिंग स्किल्स। डिबेट से जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी डिसीजन मेकिंग स्किल्स है वो इंप्रूव होती है। एडवांटेजेस के बाद में अब हम डिस्कस करते हैं डिबेट के डिसएडवांटेजेस के बारे में। इन डिबेट सम स्टूडेंट में फील एंजियस। डिबेट करते टाइम कुछ स्टूडेंट्स है वो नर्वस फील कर सकते हैं। द डोमिनेंट स्पीकर्स में कंट्रोल डिबेट। जो डोमिनेंट स्पीकर्स होते हैं या फिर डोमिनेंट स्टूडेंट होते हैं वो डिबेट को कंट्रोल कर सकते हैं। डिबेट इज ए टाइम कंज्यूमिंग मेथड। तो डिबेट को परफॉर्म करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए इसे टाइम कंज्यूमिंग मेथड भी कहते हैं। इमोशनल आर्ग्यूमेंट में अराइज। कभी कभी क्या होता है कि डिबेट करते समय जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके इमोशनल आर्ग्यूमेंट्स भी हो सकते हैं।
इट रिक्वायर्स गुड मॉडरेशन। जब स्टूडेंट्स डिबेट करते हैं तो उनका प्रॉपर मॉडराइजेशन होना बहुत ज़रूरी होता है, यानी एक टीचर है उसका वहाँ पर अवेलेबल होना बहुत ज़रूरी होता है जो डिबेट को कंट्रोल कर सके। डिबेट के बाद में अब हम डिस्कस करते हैं थर्ड एक्टिव लर्निंग स्ट्रेटेजी, गेमिंग या एजुकेशनल गेम्स के बारे में। गेमिंग इज एन एक्टिव लर्निंग स्ट्रेटेजी दैट यूजेज एजुकेशनल गेम्स टू मेक लर्निंग ऑफ द स्टूडेंट्स इंजॉयबल एंड इंटरेक्टिव। तो गेमिंग एक लर्निंग स्ट्रेटेजी होती है जिसमें एजुकेशनल गेम्स के थ्रू स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है और उनकी जो लर्निंग है उसे इंटरेक्टिव और इंजॉयबल बनाया जाता है। डेफिनेशन के बाद में अब हम डिस्कस करते हैं गेमिंग के फीचर्स के बारे में। लर्निंग थ्रू गेम्स एंड एक्टिविटीज़। इस मेथड में जो स्टूडेंट होता है वो गेम खेल के या फिर एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करके सीखता है। इट एनकरेज पार्टिसिपेशन एंड इंगेजमेंट। गेम खेलने के लिए हर स्टूडेंट एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है जिससे जो लर्निंग है वो इंगेजिंग बन जाती है। इट कैन बी इंडिविजुअल और ग्रुप बेस्ड। जो भी एजुकेशनल गेम्स होते हैं वो या तो इंडिविजुअली होते हैं या फिर ग्रुप के बेस में होते हैं, यानी उन्हें एक अकेला स्टूडेंट भी खेल सकता है और ग्रुप ऑफ स्टूडेंट भी खेल सकता है। द टीचर प्लान्स लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। स्टूडेंट जब गेम खेलते हैं तो उसका कोई ना कोई लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स होता है, तो जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव होता है वो एक टीचर डिसाइड करता है। द लर्निंग बिकम्स फन एंड मोटिवेटिंग। जब स्टूडेंट गेम के थ्रू लर्निंग को इम्प्रूव करता है तो उसे बहुत मज़ा भी आता है और वो मोटिवेट भी रहता है। फीचर्स के बाद में अब हम डिस्कस करते हैं गेमिंग के एडवांटेजेस के बारे में। एजुकेशनल गेम्स इंक्रीजेज स्टूडेंट मोटिवेशन। एजुकेशनल गेम्स खेलने से क्या होता है, जो स्टूडेंट का मोटिवेशन है वो इंक्रीज होता है। द गेम्स मेक लर्निंग इंजॉयबल। जो एजुकेशनल गेम्स होते हैं वो स्टूडेंट की लर्निंग को इंजॉयबल बना देते हैं। इट इम्प्रूव्स रिटेंशन ऑफ नॉलेज। जब स्टूडेंट्स एजुकेशनल गेम्स खेलता है तो उसकी नॉलेज है वो ज़्यादा अच्छी तरह से याद रहती है। इट एनकरेज टीम वर्क। जब ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स से वो एजुकेशनल गेम खेलते हैं तो उनसे उनका टीम वर्क की स्किल्स है वो भी इम्प्रूव होता है। इट रिड्यूसेज लर्निंग स्ट्रेस। एजुकेशनल गेम्स खेलने से जो स्टूडेंट पर लर्निंग का स्ट्रेस होता है वो भी कम हो जाता है। एडवांटेजेस के बाद में अब हम डिस्कस करते हैं गेमिंग के डिसएडवांटेजेस के बारे में। एजुकेशनल गेम्स में डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। एजुकेशनल गेम्स खेलने से क्या होता है, कभी कभी स्टूडेंट्स से वो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स से भटक जाते हैं। एजुकेशनल गेम्स रिक्वायर केयरफुल प्लानिंग। एजुकेशनल गेम्स को कंडक्ट करने के लिए एक टीचर को बहुत ही सोच समझकर प्लानिंग करनी पड़ती है। गेम्स आर टाइम कंज्यूमिंग। जो एजुकेशनल गेम्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूम करते हैं। इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर ऑल टॉपिक्स। एजुकेशनल गेम्स है वो हर टॉपिक के लिए सूटेबल नहीं होते हैं। इट रिक्वायर रिसोर्सेज एंड मटेरियल्स। एजुकेशनल गेम्स खेलने के लिए भी रिसोर्सेज और मटेरियल्स इन दोनों की बहुत ज़्यादा नीड होती है। गेमिंग के बाद में अब हम डिस्कस करते हैं फोर्थ एक्टिव लर्निंग स्ट्रेटेजी, इंटर प्रोफेशनल एजुकेशन या IPE के बारे में। इंटर प्रोफेशनल एजुकेशन इज ए लर्निंग स्ट्रेटेजी इन विच स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट हेल्थ प्रोफेशन लर्न टुगेदर टू प्रमोट कोलैबोरेटिव प्रैक्टिस। तो इंटर प्रोफेशनल एजुकेशन एक लर्निंग स्ट्रेटेजी होती है जिसमें डिफरेंट हेल्थ प्रोफेशनल्स के स्टूडेंट्स साथ में पढ़ते हैं, जैसे नर्सिंग के स्टूडेंट्स, मेडिकल के स्टूडेंट्स और फार्मेसी के स्टूडेंट्स, जिससे जो उनकी कोलैबोरेटिव लर्निंग है और कोलैबोरेटिव प्रैक्टिस है वो इम्प्रूव होती है। डेफिनेशन के बाद में अब हम डिस्कस करते हैं IPE के फीचर्स के बारे में। IPE इन्वॉल्व्स स्टूडेंट फ्रॉम नर्सिंग, मेडिसिन, फार्मेसी। IPE में अलग अलग प्रोफेशन के स्टूडेंट्स वो इन्वॉल्व होते हैं, जैसे नर्सिंग के, मेडिकल के और फार्मेसी के। इट फोकसेज ऑन टीम वर्क इन हेल्थ केयर। इंटर प्रोफेशनल एजुकेशन का मेन फोकस होता है हेल्थ केयर में टीम वर्क को इम्प्रूव करना। इट प्रमोट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोफेशनल रोल्स। IPE के थ्रू हर स्टूडेंट को एक दूसरे के प्रोफेशनल रोल्स समझने में हेल्प मिलती है। इट एनकरेज कोलैबोरेटिव लर्निंग। IPE से क्या होता है, जो स्टूडेंट्स की कोलैबोरेटिव लर्निंग है वो इम्प्रूव होती है। द टीचर फैसिलिटेट इंटरेक्शन अमंग प्रोफेशंस। IPE में क्या होता है, अलग अलग प्रोफेशन के स्टूडेंट्स है वो इन्वॉल्व होते हैं और उनके बीच में इंटरेक्शन होता है, तो जो इंटरेक्शन होता है उसे टीचर है वो गाइड करता है। फीचर्स के बाद में अब हम डिस्कस करते हैं IPE के एडवांटेजेस के बारे में। इट इम्प्रूव टीम वर्क इन हेल्थ केयर सेटिंग्स। IPE से हेल्थ केयर में टीम वर्क है वो इम्प्रूव होता है। इट इनहेंसेज कम्युनिकेशन अमंग प्रोफेशनल्स। IPE से क्या होता है, जो स्टूडेंट्स की कम्युनिकेशन स्किल्स है वो इम्प्रूव होती है। इट प्रमोट पेशेंट सेंटर केयर। IPE से क्या होता है, पेशेंट सेंटर केयर है वो इम्प्रूव होती है। इट रिड्यूसेज प्रोफेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स। IPE से प्रोफेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स यानी द्वंद्व है वो कम होते हैं। इट प्रिपेयर्स स्टूडेंट फॉर रियल क्लिनिकल प्रैक्टिस। जो इंटर प्रोफेशनल एजुकेशन है वो स्टूडेंट्स को रियल क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए प्रिपेयर करती है। एडवांटेजेस के बाद में अब हम डिस्कस करते हैं IPE के डिसएडवांटेजेस के बारे में। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कोऑर्डिनेट डिफरेंट डिसिप्लिन्स। IPE में क्या होता है, अलग अलग प्रोफेशन के स्टूडेंट्स होते हैं, तो डिफरेंट कोर्सेज के स्टूडेंट्स को कोऑर्डिनेट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है एक टीचर के लिए। इट रिक्वायर इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट। इंटर प्रोफेशनल एजुकेशन को कंडक्ट करने के लिए इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इट हैज़ टाइम एंड शेड्यूलिंग इश्यूज़। इंटर प्रोफेशनल एजुकेशन के टाइमिंग और शेड्यूलिंग इश्यूज हो सकते हैं। इट नीड्स ट्रेन फैसिलिटेटर्स। इंटर प्रोफेशनल एजुकेशन यानी IPE को कंडक्ट करने के लिए ट्रेन फैसिलिटेटर्स या ट्रेन टीचर्स की ज़रूरत होती है, जो स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं और उनकी टीम वर्क स्किल्स को इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं
वो हेल्थ केयर सेटिंग्स में अपने आप को मैनेज कर पाएँ। आईपी हैज़ लिमिटेड अपॉर्चुनिटी इन सम इंस्टीट्यूशंस। जो आईपी यानी इंटर प्रोफेशनल एजुकेशन है वो हर इंस्टीट्यूट में पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई डाउट है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। इसी के साथ हमारी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की यूनिट 3 है वो कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूनिट 4 के टॉपिक्स के बारे में।